ड्रैगन गॉड किंग एपिसोड 1। वरोनिक पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग, एक बेहद खूबसूरत और ऐसी शक्तिशाली दुनिया जहां सिर्फ शक्तियों की ही कद्र होती थी। ये दुनिया इंसानों के बाद खासकर ड्रैगन्स की शक्ति के लिए जानी जाती थी, इसलिए दूसरे शब्दों में इसे शीर्षवीर अमृत ड्रैगन संसार भी कहा जाता था। वरोनिक में कई बड़े और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था जोमार साम्राज्य, जो एक वक्त पर सबके दिलों में खौफ पैदा करने की ताकत रखता था। यहाँ दक्षिण इलाके में बहुत खास विशालकाय महल बना हुआ था, जिसे सभी अलंकृत राव दल से जानते थे। इस बड़े से खास खूबसूरत विशालकाय महल के अंदर अंधेरे से भरे बड़े कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक खूबसूरत औरत फिक्र के साथ अपने सामने आलीशान बिस्तर पर लेटे हुए एक 13 साल के लड़के को देख रहे थे। बिस्तर पर लेटा हुआ वह लड़का हद से ज्यादा कमजोर था और उसकी आंखें कसकर बंद थी। उसके पूरे शरीर में खून बिजली की तरह ऊपर नीचे बह रहा था, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। वक्त के साथ धीरे धीरे उस लड़के की जिंदगी कम होती हुई समझ आ रही थी। उसके शरीर पर खून से बने कई अजीबोगरीब निशान थे, जिनके अंदर एक बहुत ही खतरनाक शक्ति छिपी हुई थी। वह छिपी हुई खतरनाक शक्ति अचानक ही धीरे धीरे बदलने लगी। फिर उस लड़के के दिमाग में एक ड्रैगन की नाराजगी और नफरत भरी चीख में गूंजने लगी। ड्रैगन की वो चीख बेहद खौफनाक और खतरनाक थी, जिसकी गूंज से उस लड़के के माथे की नसें फड़क उठी और वह जोरों से कांपने लगा, जैसे कि वह अंदर ही अंदर बहुत दर्दनाक हालत में हो। उस लड़के के बिल्कुल करीब खड़ा एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए था। उस बूढ़े आदमी के हाथों से लगातार निकलती नर्म सफेद रोशनी दर्द से तड़पते लड़के के शरीर में जा रही थी। उस नर्म सफेद रोशनी ने पल भर में उस लड़के के शरीर पर बने अजीबोगरीब खून के निशानों को धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह खून के निशान दबते हुए उस लड़के के शरीर से होकर सीधे उसके दाहिने हाथ की हथेली में जाकर एक छोटे से ड्रैगन के निशान में बदल गए। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने ये देखकर राहत की सांस ली, जैसे कि उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। इसके तुरंत बाद वह धीरे से पीछे मुड़ा। उसने अपने बगल में बेचैन दिख रहे अधेड़ उम्र के आदमी और उसके साथ चिंता में खड़ी औरत के आगे हाथ जोड़कर कहा, बधाई हो महाराज महारानी, आखिरकार आपके राजकुमार ने 13 की उम्र को पार कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि अगले 3 सालों में और कोई मुश्किल देखने को नहीं मिलेंगी। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी और खूबसूरत औरत के चेहरे पर खुशी झलक पड़ी। इसी खुशी में एक दूसरे की ओर देखकर उनकी बहुत देर से कसी हुई बंद मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली हो गई। पीले चमकते कपड़े पहने हुए वह अधेड़ उम्र का आदमी अपने चेहरे की खुशी को बरकरार रखते हुए उम्मीद भरी नजरों से कुछ सोचकर सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी से एक अहम सवाल करता है, गुरु गालव, यश इस साल पहले से ही 13 की उम्र का हो चुका है। आप तो जानते ही है कि इस उम्र में युवा पीढ़ी के अंदर आमतौर पर 8 शक्ति आवर्तन होते हैं और उन्हें खोलकर ही वे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। तो यश के बारे में आपका क्या ख्याल है? अधेड़ उम्र के आदमी का सवाल सुनकर सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के चेहरे पर छाए खुशी के भाव फीके पड़ गए। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, महाराज माफ कीजिएगा, मैं इस बार भी राजकुमार के शरीर में 8 शक्ति आवर्तन नहीं ढूंढ पाया। उस अधेड़ उम्र के आदमी को गुरु गालव से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। एक पल में उसके चेहरे पर छाई खुशी मजबूरी और गम में बदल गई और वह एकदम से शांत हो गया। इस दुनिया में शक्तिशाली बनने का रास्ता इंसानों के शरीर के अंदर से शुरू होता था। उनके शरीर में अनगिनत शक्ति आवर्तन होते थे और उनमें से सबसे खास और जरूरी 8 आवर्तन माने जाते थे। कुछ अनोखे लोगों को छोड़कर एक मामूली इंसान के 8 आवर्तन धीरे धीरे तब बनते थे जब वह लगभग 13 साल का हो जाता था। यही वह समय होता था जब उन 8 आवर्तनों को खोजने की जरूरत पड़ती थी। महज 8 आवर्तनों को खोजने से ही कोई मामूली इंसान अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकता था। यह आवर्तन खोलने का शुरुआती कदम था, जहां से आगे की सभी ट्रेनिंग शुरू होती थी, जिनके माध्यम से इंसान एम्ब्रोसियन की उत्पत्ति ऊर्जा को हासिल करने और खुद को पूरी तरह से बदलने में सक्षम होते थे। दूसरे शब्दों में, उन इंसानों को उत्पत्ति योद्धा और उत्पत्ति गुरु कहा जाता था।
गुरु गालव ने जब उस अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर निराशा देखी, तो उन्होंने खुद को शांत रखकर आह भरते हुए कहा, महाराज, आपके राजकुमार बुनियादी तौर से दिव्य ड्रैगन की शक्तियों के साथ पैदा हुए हैं। आपने भी देखा कैसे जन्म लेते ही इन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। क्या पता शायद राजकुमार ने किस्मत से उस दिव्य ड्रैगन की दिव्य शक्तियों को भी जान लिया हो, जो हमें अभी तक मालूम नहीं। खैर, इनके जन्म के दौरान कौन सोच सकता था कि आप दोनों के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। ये सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी की मुट्ठियां फिर से कसकर बंद हो गई और वह मजबूरी में सिर हिलाने लगा। उसके ठीक बगल में खड़ी खूबसूरत औरत की काली आंखें लाल होने लगी जब उसने गुरु गालव की यह बात सुनी। इस बीच हाथों से अपना मुंह ढंक कर वह 2 बार जोर से खांसी। गुरु गालव उस खूबसूरत औरत की इस खांसी से परेशानी में पड़ गए और उन्होंने समझाया, महारानी, अभी आपको अपना ध्यान रखने की सख्त जरूरत है। आप इस तरह चिंता करेगी तो और बीमार पड़ जाएंगी। तभी गुरु गालव ने उस खूबसूरत औरत की ओर देखकर हड़बड़ी में आगे कहा, राजकुमार को जिंदा रखने के लिए आपने अपना बहुत सारा खून खो दिया है। फिलहाल आप अपने जज्बातों को बेकाबू नहीं होने दे सकती, वरना ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि पीले कपड़े पहने उस खूबसूरत औरत ने गुरु गालव की इस बात पर हामी भरते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। लेकिन आलीशान बिस्तर पर लेटे हुए उस बेहद कमजोर लड़के को देखते ही उसकी आंखों में उदासी छा गई। उसने तुरंत ही अपनी कमजोर आवाज में गुरु गालव से सवाल किया, यश के शरीर में जहर हर 3 साल में एक बार जरूर फूटता है। हर बार का असर पिछली बारी से ज्यादा देखने को मिलता है। अब तो मुझे लगता है इस जहर को पूरी तरह खत्म करने के लिए यश सिर्फ खुद के भरोसे ही रह सकता है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि उसके 8 शक्ति आवर्तन अभी तक सामने क्यों नहीं आए। इस प्रक्रिया में अगर और देरी हुई तो आने वाले 3 सालों में हम क्या करेंगे। इस दौरान गुरु गालव कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से जवाब में कहा, 3 साल बाद तो राजकुमार का बाहरी शरीर अपनी काबिलियत पूरी तरह से खो देगा और अगर उस समय भी यही हालात बने रहे तो मुझे डर है कि उनकी सारी उम्मीदें धूमिल हो जाएंगी। गुरु गालव के इस जवाब से उस बड़े कमरे के अंदर सन्नाटा छा गया। अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर निराशा और मजबूरी में धीरे धीरे कांपने लगा, जबकि यह सुनकर उस खूबसूरत औरत के मुंह से दर्द भरी सिसकियां निकलने लगी। उन दोनों की हालत इस वक्त कुछ भी कहने या सुनने लायक नहीं बची थी। ये देखकर अब तो गुरु गालव भी बिल्कुल चुप हो गए थे। तभी उस सन्नाटे से भरे बड़े कमरे में अचानक एक लड़के की धीमी आवाज सुनाई दी, क्या इसका मतलब मेरे पास अब सिर्फ 3 साल ही बचे हैं। वहां कमरे में मौजूद वे तीनों उस पहचानी हुई आवाज को सुनकर पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने हड़बड़ी में नजरें घुमाकर देखा तो पाया कि आलीशान बिस्तर पर लेटे हुए लड़के ने न जाने कब और कैसे अपनी आंखें खोल ली थी। इत्तेफाक से आंखें खोलते ही वह लड़का भी उन्हें ही देख रहा था। हैरत में पड़कर तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आलीशान बिस्तर पर लेटे हुए लड़के को। ये साफ था कि उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह बेहद कमजोर लड़का, जो पहले 2 या 3 दिनों तक बेहोश रहता था और धीरे धीरे होश में आता था, आज इतनी जल्दी कैसे जाग गया। बिस्तर पर लेटे हुए उस लड़के का असली नाम दक्ष राव था, जिसे सभी प्यार से यश बुलाते थे। और उसकी आंखों के सामने वह अधेड़ उम्र का आदमी और खूबसूरत औरत झोमार साम्राज्य के राजा रानी मिथेश राव और ईवा राव थे। दक्ष का चेहरा इस वक्त काफी पीला पड़ा हुआ था, उसने अपने होंठ कसकर भींच रखे थे। शायद इसलिए क्योंकि उसका शरीर जन्म से ही दर्द भरे हालातों से गुजरकर अब बेहद कमजोर पड़ चुका था। वो ट्रेनिंग करने की बजाय शक्तिशाली बनने के लिए सिर्फ कुछ दूसरे रास्तों पर चलने की किताबें ही पढ़ सकता था, जिन रास्तों और किताबों को इस दुनिया के ज्यादातर लोग बहुत मामूली समझते थे। दक्ष के चेहरे से साफ झलकता भी था कि अब वह किताबी ज्ञान समझने और अपनाने में महारत हासिल कर चुका है। यही वो चीज थी जो उसे औरों से थोड़ा अलग बनाती थी। इतने में एक पल झिझकने के बाद दक्ष ने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसके दाहिने हाथ की हथेली के बीचों बीच एक गहरे लाल निशान की सील बनी हुई थी, जो उसके बाहरी शरीर से होकर अंदरूनी शरीर के सबसे गहरे हिस्से में धंसी हुई लग रही थी।
वह सील किसी जिंदा चीज की तरह धीरे धीरे हिल रही थी और एक बेहद खतरनाक खूनी ड्रैगन की तरह दिख रही थी। फिलहाल दक्ष को दर्द के साथ अंदर ही अंदर वह सील नाराजगी और नफरत भरा एहसास भी करा रही थी, जिससे उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उस सील की ओर देखते हुए दक्ष ने अपनी कांपती हुई आवाज में आगे पूछा, माँ बाबा, क्या आपको नहीं लगता कि अब मुझे सब सच बताने का समय आ गया है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ मेरे साथ आखिर ये सब क्यों हो रहा है और ये चीज क्या है? ये पूछते हुए दक्ष के दांत कड़कड़ा रहे थे, क्योंकि वह अपनी हथेली पर बने उस छोटे से खूनी ड्रैगन के निशान को देखकर आज बहुत ज्यादा डरा हुआ था। असल में यही वह चीज थी जिसने दक्ष को जन्म से लेकर अब तक मौत से भी परे का एहसास कराया। ऐसी जिंदगी उसके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। हर 3 साल में ये निशान हरकत करने लगता था और तेजी से दक्ष के पूरे शरीर में फैलकर उसे असहनीय दर्द देकर तड़पाता रहता था, जिसका एहसास कुछ ऐसा होता था जैसे कि कोई खूंखार दरिंदा उसके अंदरूनी शरीर के अंगों को बेरहमी से नोच नोच कर खा रहा हो। जब उन तीनों ने दक्ष की आंखों में सच जानने की चिंगारी देखी और उसका सवाल सुना, तो गुरु गालव को छोड़कर मिथेश और ईवा के चेहरे का रंग उड़ गया। दक्ष की बातों में जिद और हताशा महसूस कर वे दोनों आसानी से समझ गए कि अब वह पीछे नहीं हट सकते। उन्हें आज सब सच बताना ही होगा, फिर चाहे इसके बाद नतीजा जो भी हो। इस दौरान ईवा कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी, लेकिन मिथेश के चेहरे पर झिझक थी और वह पूरी ताकत से अपनी मुट्ठियां कसे हुए था। साथ में वह मन ही मन इस सबके लिए खुद को कोस भी रहा था। उन तीनों की चुप्पी काफी लंबे वक्त तक चली, इतने लंबे वक्त तक कि वहां का माहौल तनाव भरा लगने लगा। इससे पहले कि दक्ष दोबारा कोई सवाल करता, मिथेश ने आखिरकार एक गहरी सांस ली और अपनी कर्कश आवाज में बताया, यश, तुमने सही सुना, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल ही बचे हैं और अभी तुम अपनी हथेली पर जिस लाल निशान को देख पा रहे हो, वह ड्रैगन आक्रोश जहर है। अपनी हथेली के बीचों बीच बने उस लाल निशान के बारे में जानकर दक्ष की भौहें सिकुड़ गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ड्रैगन आक्रोश जहर, अब ये क्या है? इस बार मिथेश के हाथ कुछ हद तक जोरों से कांपने लगे जब उन्होंने दक्ष को सब कुछ सही से समझाने की कोशिश में आगे कहा, लगता है अब वो समय आ गया है जब तुम्हें इन मामलों के बारे में सब कुछ सही से पता हो। यश, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम असल में हमारे महाअलंकृत रावदल के एक दिव्य ड्रैगन हो। अपने पिता मिथेश की इस बात पर दक्ष को एकदम से हंसी आ गई। वह एक कड़वी हंसी हंसते हुए खुद से बड़बड़ाया, क्या बकवास है, दिव्य ड्रैगन और वो भी मैं, ये तो नामुमकिन है। जो लड़का जन्म से लेकर आज तक अपने शरीर में एक भी शक्ति आवर्तन को नहीं खोज पाया, खोलना तो बहुत दूर की बात थी। भला वो कैसे एक दिव्य ड्रैगन हो सकता था? मन ही मन यही सोचकर दक्ष खुद का मजाक बनाने लगा। वहीं आलीशान बिस्तर के पास खड़े मिथेश को समझ आ गया कि दक्ष उनकी कही बात सुनकर मन ही मन खुद का मजाक बना रहा है। तभी आह भरते हुए वह अपनी जगह से कुछ कदम आगे बढ़े और दक्ष के बगल में बैठ गए। फिर चेहरे पर मजबूरी भरी हल्की मुस्कान लिए उन्होंने दक्ष को सालों पुरानी बात बताई, यही सच है यश, देखो, अभी चाहे हमारा झोमार साम्राज्य कितना भी छोटा और दूसरों की नजरों में कितना भी बेकार क्यों ना हो, आज से 15 साल पहले का वक्त ऐसा भी था जब हमारा झोमार साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। उस वक्त किसी में भी इतनी हिम्मत या शक्ति नहीं थी कि कोई हमसे दुश्मनी भी कर सके, क्योंकि तब हमारी ताकत सबके दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी होती थी। ये जानकर दक्ष की कड़वी हंसी अब हैरानी में बदल गई और वह आंखें बड़ी करके अपने पिता के चेहरे पर छाए मजबूरी भरी मुस्कान को देखने लगा। ड्रैगन गॉड किंग एपिसोड 2। दक्ष की हैरानी को देखकर मिथेश ने उससे एक सवाल किया, अच्छा, ये बताओ तुम सोनारमंच साम्राज्य को जानते हो? मिथेश ने दक्ष से यह सवाल पूछते हुए इस नाम के हर एक शब्द को धीरे धीरे कहा था, मानो जैसे कि वह इसे अपने दिल में उकेरना चाहते हो। इस पर दक्ष ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। क्योंकि उस साम्राज्य के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, उसने बस उस साम्राज्य का नाम ही सुन रखा था लेकिन उसे कभी देखा नहीं। एम्ब्रोसियन में सोनारमंच साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। खासकर वह साम्राज्य अपनी दरियादिली के लिए जाना जाता था।
वहां अनगिनत उत्पत्ति गुरु और योद्धा रहते थे, जिनकी तुलना में आज झोमार साम्राज्य कुछ भी नहीं था। उस साम्राज्य का नाम लेने से इस वक्त मिथेश की आंखें लाल हो गई, जिसके साथ ही उन्हें अपने दिल में नफरत और गुस्से की आग भी उफनती हुई महसूस हुई। बाद में जब मिथेश ने दक्ष को हामी भरते हुए देखा, तो उन्होंने उससे एक और सवाल किया, तो इसका मतलब तुम ये भी जानते होंगे कि 15 साल पहले शाही शौनदल भी हम में से एक ही था, यानी हमारे महाअलंकृत रावदल के बराबर। दक्ष शाही शौनदल को तो अच्छे से जानता था, क्योंकि आज के वक्त में सिर्फ वही एक ऐसा दल था जिसका दबदबा न सिर्फ सोनारमंच साम्राज्य बल्कि पूरे झोमार साम्राज्य पर भी देखने को मिलता था। लेकिन बदकिस्मती से दक्ष को अभी तक ये नहीं पता था कि शाही शौन दल की ताकत कई साल पहले लगभग उनके महाअलंकृत राव दल जितनी ही थी। आज के वक्त का सबसे ताकतवर शाही शौन दल 15 साल पहले आखिर कैसे महाअलंकृत राव दल की बराबरी पर था, चाहे बात उनकी ताकत की हो या रुतबे की या फिर दबदबे की। हर मायने में इन दोनों दलों के बीच जमीन आसमान जितना फासला था। यही सोचते हुए दक्ष उलझन में पड़ गया। उसने हैरत में पड़कर अटक अटक कर पूछा, तो फिर चीजें इस तरह कैसे बदल गई, बाबा? मिथेश ने इस बार बिना झिझके आंखों में हल्का गुस्सा लिए कहा, जब 100 साल पहले हमारा महाअलंकृत राव दल तैयार हुआ, तो उसे बनाए रखने में शाही शौन दल ने हमारी मदद की थी। उस दौरान हमारे दल का ताकतवर दलों से मुकाबला चल रहा था। तब हमें सिर्फ शाही शौन दल ही बहुत भरोसेमंद और वफादार नजर आया था। उनकी मदद से बाद में हमने झोमार साम्राज्य भी खड़ा कर दिया, जिसकी देख रेख और इज्जत का ख्याल रखने के लिए हमने शाही शौन दल के राजा माहेन को चुना। उसने अपनी शक्ति और काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर हम सबकी रक्षा की, क्योंकि उस वक्त शाही शौन दल के राजा माहेन से सभी डरते थे और कोई भी उनके खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं करता था। इसके आगे कुछ कहने से पहले मिथेश का पूरा शरीर अब गुस्से से कांप उठा। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई और वह जोरों से हांफने भी लगा। फिर जैसे तैसे खुद पर काबू पाते हुए उन्होंने अपनी बात जारी रखी, लेकिन कौन सोच सकता था 15 साल पहले शाही शौन दल अचानक से हमें धोखा दे देगा। उस दिन पहली बार हमारे महाअलंकृत राव दल को एहसास हुआ कि शाही शौन दल कई साल हम सबके साथ रहने के बावजूद हमसे अपनी असली ताकत छिपा रहा था। उनके पास पहले से ही दूसरे दलों और साम्राज्यों के शक्तिशाली लोगों का साथ था, जिस वजह से हम चाहकर भी उनसे जीत नहीं पाए। सिर्फ 1 साल से भी कम वक्त में हमारे महाअलंकृत राव दल को उनके हाथों पूरी तरह से हारकर इस दक्षिण इलाके में रहना पड़ा। क्योंकि यह जगह हमारे पूर्वजों की जगह है, इसलिए तो अभी तक हम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित बचे हैं, वरना उनके हाथों हम सब मारे गए होते। इस बीच मिथेश ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, कई कोशिशों के बाद उस वक्त मुझे ये पता नहीं चला था कि शाही शौन दल ने हमें धोखा क्यों दिया, जबकि उनका दर्जा तो हमारे महाअलंकृत राव दल में सबसे ऊंचा और खास था। किसी तरह बाद में बड़ी मुश्किल से जासूस की मदद लेकर मुझे उनके बारे में ये पता चला कि उनके इस धोखे के पीछे एक भविष्यवाणी थी। आलीशान बिस्तर पर लेटा हुआ दक्ष अपने पिता से इतनी सारी बातें सुनकर चौंक गया था। ये वो जानकारी थी जो उसे आज से पहले कभी जानने को नहीं मिली। इतने में उसने अपने पिता की आखिरी बात पर गौर करते हुए हड़बड़ी में झट से सवाल किया, भविष्यवाणी? कैसी भविष्यवाणी? दक्ष की हड़बड़ाहट देखकर मिथेश ने एक पल सोचने के बाद अपने दांत पीसते हुए बताया, वो भविष्यवाणी मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन शायद कुछ इस तरह थी, जिस दिन महाकाय सर्प और महामाया पंछी दोनों मिलकर दिव्य ड्रैगन को निगल जाएंगे, उस दिन से शाही शौन दल ही आगे बढ़ेगा और महाअलंकृत राव दल बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही दक्ष असमंजस में पड़ गया। उसने इस बार अपने पिता के चेहरे पर दर्द और मायूसी देखी। उस मायूसी और दर्द के पीछे की वजह जानने के इरादे से दक्ष ने कांपते हुए पूछा, इस भविष्यवाणी का मतलब क्या है, बाबा? मिथेश की आंखें इस पल में बिल्कुल लाल पड़ गई। उसकी आंखों में बेइंतहा दर्द था और चेहरे पर मायूसी, जिनके साथ मिथेश ने अपने बेटे को घूरते हुए बताया, सच कहूं तो उस वक्त मैं भी इन शब्दों के पीछे के सटीक मतलब को नहीं समझ पाया था।
एक दिन जब हमारे महाअलंकृत राव दल के पूरी तरह से हार जाने के बाद मैंने अपने लोगों के बचे हुए हिस्से को लीड किया और जैसे तैसे बचते बचाते लगातार पीछे हटता रहा। तो शाही शौन दल ने तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि हम इस दक्षिण इलाके में अपने पूर्वजों की जगह पर नहीं पहुंच गए। फिर भी न चाहते हुए उस शाही शौन दल ने हमें घेर ही लिया, लेकिन हम पर कोई हमला नहीं किया। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कि उस दिन वे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। दक्ष को अचानक ही बेचैनी का एहसास हुआ, जिसके चलते उसने झट से पूछा, किस चीज का इंतजार? मिथेश ने एक बार फिर दक्ष को घूर कर देखा। उनके चेहरे पर अभी भी छाए वही मायूसी और आंखों में झलकते बेइंतहा दर्द को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वे अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुके हो। अपने पिता के चेहरे पर छाए ऐसी मायूसी और आंखों में बेइंतहा दर्द आज से पहले दक्ष ने कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा कि कुछ तो ऐसा है जो शायद कभी होना ही नहीं चाहिए था। मन में ये ख्याल आते ही दक्ष का दिल कांप उठा। तभी उसे चौंकाते हुए मिथेश ने बताया, उस दिन वे तुम्हारे पैदा होने का इंतजार कर रहे थे, यश। ये सुनते ही दक्ष का दिल अचानक ही बहुत जोरों से धड़कने लगा और उसके चेहरे पर हल्का डर छा गया। वह धीरे से खुद से बड़बड़ाया, क्या क्या वो मेरे पैदा होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्यों? वहीं उसके बगल में उसकी माँ ईवा अपने हाथों से अपना मुंह ढक कर रोने लगी। इस बार उसके रोने की सिसकियां पूरे कमरे में साफ सुनाई पड़ रही थी। मिथेश, जो दक्ष के ठीक सामने बिस्तर पर बैठा हुआ था, उसने अपनी खून जैसी लाल आंखों से अपने बेटे की ओर देखकर धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, वो लोग उस वक्त तुम्हारे पैदा होने का ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तुम पैदा हुए तो क्या हुआ था? देखो यश, जिस पल में तुम पैदा हुए उसी पल पूरे आसमान में एक रहस्यमय संकेत दिखाई दिया था। एक सुनहरा दिव्य ड्रैगन तुम्हारे चारों ओर घूम रहा था और उसकी शक्तिशाली दहाड़ से एम्ब्रोसियम की पूरी धरती कांप उठी थी। वह संकेत असल में एक दिव्य ड्रैगन का संकेत था, जिसकी मदद से तुम्हारे 8 शक्ति आवर्तन खुद ब खुद जन्म लेते ही खुल गए थे, यश। इसका मतलब था कि तुम्हें कभी अपने 8 शक्ति आवर्तन न तो खोजने पड़ते और न ही उन्हें खोलना पड़ता, बल्कि तुम सीधे सीधे संचयी रैंक तक पहुंच सकते थे। कुछ तजुर्बेदार लोग इसे अरबों में एक दिव्य ड्रैगन नियति संकेत कहते हैं। उनके मुताबिक ये किसी भी इंसान को ट्रेनिंग की ज्यादा से ज्यादा रैंकिंग तक पहुंचने की काबिलियत देता है। ससी, आज तुम हमारे महाअलंकृत राव दल के एक दिव्य ड्रैगन बन चुके होते। तुम्हारी मदद से हमारा पूरा दल सबसे शक्तिशाली बन गया होता और हम बहुत लंबे वक्त तक जिंदा भी रह पाते। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कितना अच्छा हो सकता था, उसकी जगह कितना बुरा हो गया, इसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने बेटे को उसके अतीत के बारे में ये सब बताते हुए मिथेश की आवाज जज्बातों से भरी हुई लग रही थी, जबकि उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि वह अंदर ही अंदर उस वक्त के हालातों को कोस रहा था, फिलहाल जिन्हें बदलना तकरीबन नामुमकिन था। दूसरी ओर आलीशान बिस्तर पर लेटे हुए दक्ष की आंखें एकदम से चौड़ी हो गई जब उसे अपने जन्म से जुड़े इस अनोखे वाकये के बारे में पता चला। अपने पिता के मुंह से सच सुनने के बावजूद भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके एम्ब्रोसियन की धरती पर जन्म लेने से ऐसा कुछ भी हुआ होगा। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद दक्ष ने अपने कमजोर शरीर को धीरे से छुआ। ऐसा करने से उसके हाथ जोरों से कांप रहे थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसके पिता की कही बात एकदम सच है, तो फिर उसे अपने शरीर में 8 शक्ति आवर्तन क्यों नहीं मिल रहे। यही सब सोचकर दक्ष धीरे से अपने पिता की ओर मुड़ा और चेहरे पर गहरी उदासी लिए पूछा, बाबा, तो फिर अभी तक क्यों मैं अपने 8 शक्ति आवर्तन नहीं खोज पा रहा हूँ। अब मिथेश बिल्कुल भी जज्बाती नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों की लाल चमक भी इस पल में पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उनके चेहरे पर भी दक्ष की ही तरह गहरी उदासी थी, जिसके साथ उन्होंने दक्ष को समझाया, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस पल में तुम पैदा हुए उसी पल शाही शौन दल के राजा माहेन की पत्नी ने भी शहर के बाहर एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया था। उनके बेटे के चारों ओर एक महाकाय सर्प लिपटा हुआ था और बेटी के चारों ओर महामाया पंछी मंडरा रहा था।
उस दौरान बिल्कुल तुम्हारी ही तरह उन दोनों को भी नियति का साथ मिला था। तभी कुछ याद करते हुए उन्होंने आगे बताया, इसके अलावा हमें उनके बारे में एक खुफिया जानकारी मिली थी। शाही शौन दल के राजा माहेन की वो पत्नी 9 महीने की बजाय 3 साल तक पेट से रही थी। उसने तभी अपने बच्चों को जन्म दिया था जब तुम्हारा जन्म हुआ, यश। मुझे पहले पहले तो ये समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, लेकिन बाद में सब समझ आ गया। ऐसा कहा जाता है कि एक ही साल के एक ही महीने के एक ही दिन में जन्म लेने वाले बच्चे एक दूसरे की नियति को खा जाते हैं। और असल में हमारे खिलाफ शाही शौन दल यही साजिश रच रहा था। उनके इरादों के बारे में पहले हम ये सोच रहे थे कि उनका मकसद शायद हमारे महाअलंकृत राव दल को बर्बाद करने का था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो तो हमारे दल के दिव्य ड्रैगन पर नजर गड़ाए हुए थे। इस बार दक्ष का मुंह खुला का खुला रह गया। भला एक औरत कैसे इतने लंबे समय तक पेट से रह सकती थी, यही समझकर दक्ष के पैरों से लेकर सिर तक उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्योंकि यह कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। इसका मतलब सच में यह एक बहुत बड़ी साजिश थी। इस सब के लिए शाही शौन दल के राजा माहेन ने पक्का ही अपनी पत्नी को कुछ तो ऐसी रहस्यमय चीज दी होगी जिससे वह 3 साल तक पेट से रह पाए, वरना कुदरत के खिलाफ जाकर ऐसा कुछ कर पाना तो लगभग नामुमकिन था। इन्हीं ख्यालों के चलते दक्ष ने अपने पिता की ओर देखा, जिन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाकर कर्कश आवाज में आगे कहा, हाँ यश, तुम सही समझ रहे हो। ये सचमुच एक बहुत बड़ी साजिश थी, इतनी बड़ी कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वैसे मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी, उन शाही शौन दल के लोगों के पास सब्र की कोई कमी नहीं है। उन्होंने 100 साल हमारे लिए दूसरे ताकतवर दलों से बहुत से बड़े मुकाबले किए और हमारा भरोसा भी जीता। वो भी सिर्फ तुम्हारे इस दुनिया में आने के इंतजार से। खैर, तुम्हारे पैदा होने के बाद उस दिन शाही शौन दल के राजा माहिन ने हमें जान से मारने की धमकी दी थी और वो हम सबके सामने तुम्हें मिली दिव्य ड्रैगन की नियति तुमसे छीनना चाहता था। ड्रैगन गॉड किंग एपिसोड 3। दक्ष के पिता अब एकदम से शांत हो गए और वे आगे कुछ कह ही नहीं पाए। इस वक्त उनके चेहरे पर ऐसा दर्द झलकने लगा था जिसे बयां कर पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होता। उस बड़े कमरे में खड़े गुरु गालव ने जब देखा कि अब मिथेश भी आगे कुछ कह नहीं पा रहा, तो उन्होंने दक्ष की तरफ देखकर धीमी आवाज में बताया, राजकुमार, आपके जन्म के दौरान आपकी रक्षा के लिए आपके पिता महाराज ने राजा माहेन से एक पहाड़ी पर बेहद खतरनाक मुकाबला किया, जिसमें इनका एक हाथ कट गया। उस दिन अगर राजा माहेन को ये डर न होता कि दूसरे दलों के राजा उस दिव्य ड्रैगन की नियति को आपसे छीन लेते, जो आपको एक तोहफे के तौर पर मिली है, तो शायद उस बेहद खतरनाक मुकाबले में आपके पिता महाराज जिंदा नहीं बच पाते। उस वक्त आपसे आपकी नियति को आसानी से छीनने के लिए राजा माहेन ने ये कसम खा ली थी कि उनका दल आने वाले 100 साल तक महाअलंकृत राव दल से दूर ही रहेगा। जैसे ही गुरु गालव के कहे ये शब्द उस बड़े कमरे में खड़ी ईवा के कानों में पड़े, उसे वो मंजर एक बार फिर याद आने लगा जिसे वह सपने में भी याद नहीं करना चाहती थी। एक ही झटके में अतीत की उन यादों ने जैसे ईवा को पूरी तरह से घेर लिया, जिनके कारण इस पल में वह अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाए और कांपती हुई दक्ष के ठीक सामने अपने घुटनों पर गिर गई। आगे झुककर उसने अपने बेटे के कमजोर शरीर को अपनी बाहों में भर लिया और फुट फुट कर रोने लगी। रोते हुए उसने दक्ष से कहा, यश मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। न जाने तुम्हें कितना दर्द सहना पड़ा, कितनी तकलीफ हुई, माँ होकर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाए। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। उन दर्दनाक यादों के तूफान में फंसने से ईवा के जज्बात उसके ऊपर पूरी तरह से हावी पड़ गए थे। दरअसल उसे वह दृश्य बार बार दिखाई देने लगा जब दक्ष के नवजात शरीर से उसकी दिव्य ड्रैगन की नियति बेरहमी से छीनकर शाही शौन दल के बेटे बेटी को दे दी गई थी। वह मंजर था ही इतना दर्दनाक और खौफनाक कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अचानक जज्बातों में आए इस उफान के कारण ईवा को अपना सिर भारी होता हुआ महसूस हुआ और तभी उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। दक्ष ने जब अपनी मां को इस तरह रोते और खून की उल्टी करते हुए देखा तो वह बहुत घबरा गया।
उसने अपनी माँ के चेहरे से खून साफ करते हुए पूछा, क्या हुआ माँ, आप ठीक नहीं लग रही, आपको कुछ हुआ है क्या? सिर भारी होने के कारण ईवा कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन गुरु गालब उसे खून की उल्टी करते देख हड़बड़ा गए। वह जल्दी से दौड़कर आगे आए और उन्होंने ईवा के हाथ को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल उनकी हथेली से एक नर्म सफेद ऊर्जा निकली, जिसने पलक झपकते ही ईवा के पूरे शरीर को ढक दिया। कुछ ही पलों में उस नर्म सफेद ऊर्जा की मदद से ईवा को राहत मिली। इतने में गुरु गालव को दक्ष के चेहरे पर छाई घबराहट और नाराजगी महसूस हुई और उन्होंने ईवा के पीले पड़ चुके चेहरे की ओर देखने के बाद आह भरते हुए कहा, राजकुमार, आपको महाराज और महारानी को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है कि वे क्यों आपकी और खुद की रक्षा नहीं कर पाए। इन्होंने आपकी मदद करते करते लगभग अपनी जान तक दे दी थी। आपकी जान बचाने के लिए महारानी ने आपको हर साल अपना खून दिया, जिसकी उन्हें बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। हर बार जब महारानी आपको अपना खून देती, तो उनकी जिंदगी 3 साल कम हो जाती। पिछले 12 सालों से लगातार आपको अपना खून देने से महारानी की जिंदगी 36 साल कम हो चुकी है, जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर देखा जाए तो महारानी के पास जिंदा रहने के लिए अब 10 साल से भी कम वक्त बचा है। ये सुनते ही जैसे दक्ष के सिर पर बिजली गिर गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई और वह अपने सारे दर्द को भूलकर जोर से चिल्लाया, क्या क्या कहा आपने? मेरी माँ के पास अब 10 साल का वक्त भी नहीं बचा है। ऐसी चौंकाने वाली बातें सुनते सुनते अब दक्ष सदमे में चला गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जन्म के बाद इतना सब कुछ कैसे हो गया। उस शाही शौन दल की रची 100 साल की साजिश, ड्रैगन आक्रोश जहर की सील और अपने शरीर में 8 शक्ति आवर्तन का न मिल पाना, ये सब जानकर दक्ष को ज्यादा बड़ा झटका नहीं लगा था। सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगा जब उसने ये सुना कि उसके पिता ने उसकी रक्षा करने की कोशिश में अपना एक हाथ खो दिया और उसकी मां ने उसे जिंदा रखने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। पहले पहले दक्ष अपने पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन अब उसे अपने दिल में भी वैसा ही दर्द महसूस होने लगा। आंखों में बेरहमी लिए उसने एक बार फिर चिल्लाया, ये सब उस शाही शौन दल की वजह से ही हुआ है। उस दल की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे माँ बाबा की जिंदगी नर्क बना दी। उस दल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में चिल्लाते हुए दक्ष का पूरा शरीर कांप उठा और उसकी पहले से लाल आंखें अब और ज्यादा लाल दिखने लगी। पूरे कमरे में गूंजती दक्ष की यह चीख किसी घायल खूंखार शेर जैसी लग रही थी, जिसे सुनकर मिथिश थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन उसने दक्ष से कुछ कहने से पहले ईवा को उठाकर एक तिलस्मी सोफे पर लिटा दिया। खून की उल्टी करने से अब ईवा के काले बाल थोड़े सफेद पड़ गए थे और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखते ही मिथिश घबरा गया। उसने एक लंबी सांस लेने के बाद दक्ष को समझाया, यश, शांत हो जाओ, तुम अच्छे से जानते हो कि शाही शौंदल अभी कितना ज्यादा ताकतवर है। हम तो क्या, कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उनके बारे में एक बार पता लगाया था कि पहले उस दल की नींव बहुत कमजोर थी, इसलिए उन्हें खुद का एक साम्राज्य खड़ा करने की जरूरत थी, जिसके जरिए वे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाकर अपनी शक्ति के माध्यम से दूसरों को डरा धमका सकते थे। और ऐसा करने के लिए उन्हें नियति की जरूरत पड़ती, जो अरबों में एक दिव्य ड्रैगन नियति संकेत के तौर पर तुम्हारे पास थी, जिसे तुम्हारे पैदा होते ही राजा माहेन ने तुमसे छीनकर अपने बेटे बेटी को दे दिया था। इसके बाद ही तो उन्होंने अब तक अपने शाही शौन दल को महाकाय सर्प और महामाया पंछी की मदद से बचाकर रखा हुआ है और उसी की बदौलत ही उनका सोनारमंच साम्राज्य दरियादिल बन पाया है। वो दरियादिल सोनारमंच साम्राज्य तुमसे तुम्हारी छीनी हुई नियति का कर्जदार है, यश। एक बात और, जब जो आजमाइश से तुमसे छोटे तुम्हारी नियति छीनी गई, तो कुदरती तरीके से तुम्हारे शरीर में तीव्र आक्रोश पैदा हुआ, जिसे उस राजा माहेन ने जानबूझकर तुम्हारे शरीर में सील कर दिया था, जो वक्त के साथ अब ड्रैगन आक्रोश जहर में बदल चुका है। ये जहर ही है जो तुम्हारे सारे खून को धीरे धीरे सोखकर खुद को लगातार ताकतवर बना रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये जहर पूरी तरह तैयार होकर फुट जाएगा और तब तुम जिंदा भी नहीं बच पाओगे, बल्कि एक ही झटके में मारे जाओगे।
देखो यश, तुम्हें तोहफे के तौर पर मिली दिव्य ड्रैगन की नियति इस जहर के कारण ही बिगड़ी हुई है। तभी तो तुम अपने शरीर में 8 शक्ति आवर्तन नहीं खोज पा रहे हो, क्योंकि वे सभी कुदरती तरीके से गायब हो चुके हैं। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों ट्रेनिंग करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है। एक ही सांस में अपनी बात पूरी करते हुए मिथिलेश की आवाज में गहरी उदासी थी। शायद इसलिए क्योंकि वह अपने बेटे के लिए इस पल में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही मिथिलेश ने अपनी बात पूरी की, उस बड़े कमरे के अंदर हर तरफ पसरे सन्नाटे से वहां का माहौल जरूरत से ज्यादा ही उमसदार भरा लगने लगा। ऐसे में किसी के लिए भी सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तभी दक्ष ने अपने पिता की सारी बातें समझते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, तो इसलिए मेरे शरीर के 8 शक्ति आवर्तन सामने नहीं आ पाए, जिस वजह से मेरे लिए ट्रेनिंग कर पाना बेहद मुश्किल हो गया। सच में उस राजा माहेन की तरकीबें तो कुछ ज्यादा ही बेरहम है। ये कहते हुए दक्ष साफ देख पा रहा था कि आलीशान बिस्तर पर बैठे उसके पिता, जो आमतौर पर बेफिक्र और दूसरों के सामने मजबूत बने रहते हैं, फिलहाल कितने मायूस और मजबूर लग रहे थे। वो तो अगर बात महाअलंकृत राव दल के सैकड़ों लाखों लोगों की जान बचाने की न होती, तो ये पक्का था कि उस दिन मिथिलेश अपने बेटे की रक्षा के लिए शाही शौंदल के राजा माहेन को अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर जान से ही मार डालते, फिर चाहे इसके बदले उन्हें खुद की जान भी क्यों न गंवानी पड़ती। इतने में दक्ष ने अपनी मां की ओर देखा, जो तिलस्मी सोफे पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। खून की कमी और कमजोरी के कारण उनका पूरा शरीर अब काफी पतला हो गया था। अपनी मां की ऐसी हालत देखकर दक्ष जैसे तैसे एक गहरी सांस लेकर अपने बढ़ते गुस्से को शांत करता है और बगल में बैठे अपने पिता से पूछता है, बाबा, मां को बचाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? उनकी आगे की बची जिंदगी क्या वापस नहीं लाई जा सकती? फिलहाल मिथिलेश ने अपनी पत्नी ईवा के पीले पड़ चुके चेहरे को देखकर कुछ देर चुप रहना ही सही समझा, फिर बाद में धीरे से मुड़कर दक्ष को बताया, बेटा यश, इस दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्यमयी खजाने मौजूद हैं जो किसी इंसान की जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम उनमें से कोई रहस्यमयी चीज हासिल कर पाए, तो शायद हम तुम्हारी माँ की जिंदगी को बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी। इतने में एक पल रुकने के बाद उन्होंने अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान लिए आगे बताया, लेकिन ऐसे रहस्यमयी खजाने बेहद खास और अनोखे होते हैं यश। तुम नहीं जानते, मैंने एक बार उनकी खोज करने के लिए अपने महाअलंकृत राव दल की पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर दिया था, फिर भी मैं नाकाम रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमारा दल पहले जितना शक्तिशाली नहीं है, वरना अभी के हालात कुछ और ही होते। अपने पिता मिथिलेश की बात सुनकर दक्ष ने अपने हाथ कसकर जकड़ लिए। दरअसल अब जाकर उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में शक्ति का होना कितना ज्यादा जरूरी है। बिना शक्ति के यहाँ पर या तो उसका दूसरे शक्तिशाली लोगों के हाथों मरना तय है, या फिर किसी न किसी का गुलाम बन जाना। अगर अभी उसके पास शक्ति होती, तो शायद वह सबसे खतरनाक इलाकों में जाकर उन रहस्यमयी खजानों की खोज कर पाता, जो उसकी माँ की जिंदगी बढ़ा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से उसके शरीर के 8 शक्ति आवर्तन कभी सामने न आने के कारण वह इतना शक्तिशाली नहीं बन पाया कि अपनी माँ की मदद करना तो दूर, वो अभी खुद की मदद भी नहीं कर पा रहा था। अचानक शक्तियों की कमी का एहसास होने से दक्ष ने गुस्से में अपने दांत पीसना शुरू कर दिया और धीमी आवाज में अपने पिता से पूछा, एक बात बताए बाबा, जैसा कि मुझसे सब कहते आ रहे हैं, क्या मैं सच में एक उत्पत्ति योद्धा बनने के लायक नहीं हूँ? गुस्से में होने के बावजूद भी दक्ष अच्छे से समझ पा रहा था कि उसकी मां ने उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपना सारा खून खो दिया, जिस वजह से उनकी खुद की जिंदगी खतरे में पड़ गई। उसकी मां ने उसके लिए इतना कुछ किया, अब बेटा होने के नाते उसका भी फर्ज बनता था अपनी मां के लिए कुछ करने का। ऐसे में वह कैसे शांत बैठ सकता था? ड्रैगन गॉड किंग एपिसोड 4। इस वक्त दक्ष ये भी सोच रहा था कि कैसे उस शाही शौन दल से अपने महाअलंकृत राव दल और खुद के साथ हुए अत्याचार का हिसाब चुकता करे, जिसके लिए उसे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी शक्ति की। और ये तभी मुमकिन था जब दक्ष एक उत्पत्ति योद्धा बन जाए। वहीं
मिथेश भी अपने बेटे का सवाल सुनने के बाद उसकी आंखों में देखकर समझ गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए वह काफी देर तक अपनी भौहें सिकोड़कर किसी गहरी सोच में पड़ा रहा। फिर अगले ही पल उसने दक्ष की ओर देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, यश क्या तुम सच में अभी भी हार नहीं मानना चाहते? फिलहाल तुम भी अच्छे से जानते हो कि ये कदम उठाना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा मुश्किल भरा होगा। इस बार बिना कुछ कहे दक्ष ने हल्के से हाँ में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वैसे भी उसकी जिंदगी दर्द और मुश्किलों से भरी हुई थी, जिसने अब उसे अंदर से मजबूत और बहुत जिद्दी बना दिया था। मिथेश अपने बेटे की आंखों में जिद और ताकतवर बनने का जज्बा देखकर पहले तो थोड़ा हैरान हुआ। इसके तुरंत बाद चेहरे पर खुशी लिए उन्होंने दक्ष के कंधे थपथपाकर कहा, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लगता है तुम अभी भी आसानी से हार मानने वाले नहीं हो। यश, मेरे बहादुर बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत खुशी हुई तुम्हारे इस हार न मानने के जज्बे को देखकर। बस अब तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मुझसे जो करते बनेगा, मैं तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए वह सब जरूर करूंगा। अपने पिता की बातों में झलकती खुशी और भरोसा महसूस कर दक्ष की आंखों में चमक आ गई। इस बार बिना देर किए उसने झट से पूछा, तो इसका मतलब बाबा, आपके पास कोई ऐसी तरकीब है जिससे मैं ताकतवर बन सकता हूँ? मिथेश ने धीरे से अपना सिर हिलाकर मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, यश, इतनी जल्दी खुश मत हो। अभी मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि वह तरकीब काम करेगी भी या नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका रहेगा। अपने पिता की बातों में भरोसे की कमी महसूस कर दक्ष बिल्कुल भी मायूस नहीं हुआ, बल्कि उसने दोबारा झट से पूछ लिया, बाबा, पहले आप उसके बारे में कुछ बताइए तो सही। अपने अतीत का पूरा सच सामने आने के बाद अब दक्ष ताकतवर बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, जिस वजह से उसके मुरझाए चेहरे पर चमक दिखने लगी थी। अपने बेटे की इस छटपटाहट को देखकर मिथेश ने हंसते हुए बताया, अच्छा सुनो तो फिर, इस बार मैं तुम्हें पैतृक दर्शन समारोह मंच पर ले जाने वाला हूँ, जो आज से 3 दिन बाद है। मिथेश ने अभी के लिए अपने बेटे को उस पैतृक दर्शन समारोह मंच के बारे में ज्यादा कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। इस दौरान कुछ पल रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, यश। शर्त की बात आते ही दक्ष हैरत में पड़ गया, उसने तुरंत ही उत्सुकता से पूछा, अच्छा, कैसी शर्त बाबा? इस बार मिथेश ने गंभीरता से कहा, देखो यश, चाहे तुम अपने शरीर के 8 शक्ति आवर्तन को खोल पाने में कामयाब हो या नाकाम, तुम किसी भी हाल में उत्पत्ति समावेशन की ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ सकते। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे 8 शक्ति आवर्तन नहीं खुले, तो तुम्हारे पास उत्पत्ति समावेशन की ट्रेनिंग ही वह आखिरी रास्ता है, जिस पर चलकर तुम खुद को शक्तिशाली बना सकते हो। एक बार जब तुम उत्पत्ति समावेशन की ट्रेनिंग के शिखर पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हो, तो शायद तुम्हारे लिए उस ड्रैगन आक्रोश जहर को दबाना आसान हो सकता है। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली होते थे उत्पत्ति गुरु, लेकिन यही एक रास्ता नहीं था उनके जैसा शक्तिशाली बनने का। ऐसे कई अलग अलग रास्ते और तरीके भी थे जिनके माध्यम से शक्तियों का वो मुकाम हासिल किया जा सकता था। उन्हीं में से एक रास्ता था उत्पत्ति समावेशन का, जो असल में सबसे लंबा और गहरा रास्ता था। बहुत पहले, जब दक्ष के 8 शक्ति आवर्तन सामने नहीं आए थे, तो उसके पिता मिथेश ने ही उसे उत्पत्ति समावेशन की ट्रेनिंग करने का रास्ता दिखाया था। तब से लेकर अब तक दक्ष सिर्फ उत्पत्ति समावेशन के माध्यम से ही खुद को सबसे शक्तिशाली बनाने पर ध्यान दे रहा था। अपने पिता की शर्त सुनकर दक्ष ने बिना ज्यादा सोचे समझे हल्के से अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह साफ देख पा रहा था कि उसके पिता अभी भी उसके 8 शक्ति आवर्तन के सामने आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा अंदर से पूरी तरह टूटकर उत्पत्ति समावेशन की ट्रेनिंग को भी न छोड़ दे। अगर ऐसा हो गया, तो फिर तो दक्ष कभी भी उत्पत्ति योद्धा नहीं बन पाएगा। जैसे ही मिथेश ने देखा कि दक्ष ने बिना कोई सवाल जवाब के उनकी शर्त मान ली, तो उन्होंने चेहरे पर खुशी की मुस्कान लिए आलीशान बिस्तर से खड़े होकर कहा, अच्छा, अब आराम करो। तुम्हें अभी भी ट्रेनिंग के लिए वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी जाना होगा, और हाँ, मैं तुम्हें 3 दिन बाद खुद अपने साथ पैतृक दर्शन समारोह मंच पर ले चलूंगा। ठीक है, बाबा, दक्ष ने धीरे से कहा।
उसकी आंखों और आवाज में इस बार किसी चमत्कार के होने की उम्मीद भरी हुई थी, जो अब उसके चेहरे पर भी झलक रही थी। मिथेश ने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और हंसते हुए अपनी पत्नी ईवा को उठाकर गुरु गालव के साथ उस बड़े कमरे के बाहर चला गया। थोड़ी देर तक दक्ष दरवाजे की ओर देखता रहा, फिर उसने अपने पिता से आज जो कुछ भी सुना उसे दोबारा अपने दिमाग में दोहराना शुरू किया, जिससे उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई और उसके होंठ कसकर बंद हो गए। इतना ही नहीं, उसके तजुर्बेदार चमकते जवान चेहरे पर जानलेवा चमक भी दिखाई देने लगी। तभी उस बड़े कमरे के दरवाजे से अपनी नजरें हटाकर दक्ष ने खुद से कहा, शाही शौंदल, राजा माहिन, अब मैं तय करूंगा कि आने वाले वक्त में तुम सबसे इस कर्ज का हिसाब कैसे चुकता करना है। अगले दिन सुबह जल्दी उठते ही दक्ष पहरेदारों के एक गुट के साथ अपने घर से निकलकर सीधे महाअलंकृत रावदल के शहर के उत्तर पश्चिमी इलाके की ओर बढ़ चला, क्योंकि वही बनी हुई थी वॉलाइक यूनिवर्स अकेडमी। असल में यह अकेडमी दक्ष के पिता मिथेश ने अपनी मेहनत और काबिलियत से बनाई थी। उन्होंने इसे बनाने की शुरुआत तब की थी जब महाअलंकृत रावदल तैयार हो रहा था। यहाँ रहने वाले ज्यादातर बुजुर्ग टीचर्स, लेक्चरर और ट्रेनर्स एक तरह से योद्धा ही थे, जिन्हें खुद मिथेश ने चुना था। इस एकेडमी की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ हर दल का बच्चा एडमिशन ले सकता था, जब तक कि उसमें काबिलियत की कोई कमी न हो। पिछले कुछ ही सालों में इस एकेडमी ने ऐसे बहुत से ताकतवर लोग तैयार कर लिए थे, जिनकी मदद से इस एकेडमी का नाम और रुतबा पूरे झोमार साम्राज्य में इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब बड़े दलों के बच्चे भी यहाँ एडमिशन लेने लगे थे। उनमें से एक दल महाअलंकृत राव दल भी था। यहाँ की सुरक्षा भी बहुत कड़ी रखी गई थी, इतनी कि गेट के ठीक सामने कवच पहने हुए गार्ड्स किसी को भी बिना जांच के एकेडमी में घुसने तक नहीं देते थे। लेकिन जब दक्ष अपने कुछ पहरेदारों की मदद से उस वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी के गेट पर पहुंचा, तो वहां तैनात गार्ड्स ने उसे तुरंत ही पहचान लिया, क्योंकि वह महाअलंकृत राव दल का एक राजकुमार था जिसे सभी अच्छे से पहचानते थे। इसलिए जैसे ही बिना किसी रोक टोक के दक्ष गेट के करीब आया, तो वह गार्ड्स उसे इज्जत से सलाम ठोकने लगे। इसके बाद उस गेट से होते हुए एकेडमी के अंदर चलते चलते रास्ते में आते जाते सभी स्टूडेंट्स दक्ष को इज्जत से देख रहे थे। कुछ उसे गार्ड्स की तरह सलाम करते, तो कुछ बात करने की कोशिश। हकीकत तो ये थी कि फिलहाल जो कोई भी उसे इज्जत दे रहा था या सलाम कर रहा था, वो बस किसी आम दल से आता था, जिसे अपनी किस्मत बदलने और ताकतवर बनने का मौका सिर्फ उसके पिता मिथेश की बदौलत ही मिल पा रहा था। यही सोचते हुए दक्ष चुपचाप सबके सामने हाथ जोड़कर लगातार आगे बढ़ता रहा, जब तक कि वो अपने ट्रेनिंग रूम में नहीं पहुंच गया। वहीं उस वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी के ट्रेनिंग रूम में एक बहुत बड़ा ब्राइट टीचिंग हॉल बना हुआ था, जहां आगे पीछे रखे डेस्क दिखने में ऐसे थे जैसे कि उन्हें किसी खास मकसद से बनाया गया हो। अभी के लिए यह ब्राइट टीचिंग हॉल काफी शांत था। वहां सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह चुपचाप बैठे हुए नजर आ रहे थे। उस रूम के अंदर आते ही दक्ष भी बिना किसी आवाज के अपनी पहली डेस्क पर जाकर बैठ गया था। तभी बिल्कुल शांत अंदाज में उसने अपने बाएं हाथ को धीरे से आगे बढ़ाया और डेस्क पर रखा एक सफेद चमकता हुआ तिलस्मी बोर्ड उठा लिया। इतने में उसकी नजर डेस्क के बगल में रखी गहरे लाल रंग की लंबी तिलस्मी कलम पर पड़ी, जो दिखने में किसी ब्रश जैसी थी, जिसे उत्पत्ति समावेशन ब्रश कहा जाता था। असल में इसी तिलस्मी कलम के माध्यम से ही उत्पत्ति समावेशन की ट्रेनिंग की जाती थी, जिसके लिए सबसे जरूरी होता था अपनी आत्मा का इस्तेमाल करना। इसलिए इस ट्रेनिंग को हर कोई नहीं कर पाता था। उस रूम के अंदर एक 30 से 35 की उम्र के लेक्चरर ने शांत बैठे स्टूडेंट्स की ओर बड़े गौर से देखा और उन्हें बताया, सभी स्टूडेंट्स मेरी बात पर ध्यान दे। व्हाइट बोर्ड पर तिलस्मी कलम की मदद से एक एक स्ट्रोक खींचने के लिए तुम सभी को इनकी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का इस्तेमाल करना होगा। तभी तुम उत्पत्ति समावेशन की उत्पत्ति संचय हासिल करने में कामयाब हो पाओगे। और हाँ, इस दौरान तुम सभी को ये भी ध्यान रखना है कि तुम्हारा दिल दिमाग पूरी तरह से शांत रहे। इतना बताने के बाद लेक्चरर ने स्टूडेंट्स को कुछ याद दिलाते हुए आगे कहा, इसके अलावा हम आगे के 3 उत्पत्ति समावेशन की प्रैक्टिस भी जारी रखेंगे,
जो मैंने तुम सभी को पिछले महीने ही सिखाए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में से कोई तो एक स्टूडेंट आज उसमें जरूर कामयाब होगा। जैसे ही लेक्चरर ने अपनी बात पूरी की, रूम में शांत बैठे स्टूडेंट्स के चेहरे मायूसी और दर्द से भर गए, क्योंकि भले ही उत्पत्ति समावेशन की प्रैक्टिस करना आसान लगता हो, लेकिन इसमें ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी, जो हर स्टूडेंट्स की आत्मा को बुरी तरह थका दिया करता था। स्टूडेंट्स अपनी आत्मा की उस थकान को महसूस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह ये थी कि शरीर की थकान से ज्यादा आत्मा की थकान बेहद दर्दनाक होती थी, जिसे झेलने की बजाय वह मरना ज्यादा बेहतर समझते थे। जब लेक्चरर ने सभी स्टूडेंट्स के मायूसी और दर्द भरे चेहरे पढ़े, तो वो एकदम से गुस्से में आ गया और सख्ती से सब पर चिल्लाया, मुझ पर ये काम नहीं करेगा, चलो चुपचाप ध्यान लगाना शुरू करो। याद है, मैंने तुम सभी को 3 समावेशन सिखाए थे। उग्र बेल समावेशन, बिजली शरीर समावेशन और धातु त्वचा समावेशन। ये तीनों समावेशन सिर्फ प्राइमरी लेवल के ही तो हैं। इसमें मुंह बनाने जैसी कौन सी बात है? सभी स्टूडेंट्स लेक्चरर की गुस्से से भरी डांट सुनकर एकदम से हड़बड़ाने लगे। इसी हड़बड़ी में धीरे धीरे उनके मायूसी और दर्द भरे चेहरे एक बार फिर पहले जैसे हो गए और अब वे बिना किसी शोर के व्हाइट बोर्ड पर तिलस्मी कलम की मदद से अपनी आत्मा का इस्तेमाल कर 3 उत्पत्ति समावेशन बनाने में जुट गए। हॉल के अंदर उन स्टूडेंट्स से बिल्कुल अलग दक्ष को तो जैसे किसी चीज का कोई डर ही नहीं था। वह लेक्चरर की डांट सुनकर धीरे से मुस्कुराया। फिर अपने डेस्क के ऊपर रखी तिलस्मी कलम को हाथों में लेकर दक्ष ने उसकी ब्रश जैसी दिखती नोक पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उस एक ही पल में दक्ष ध्यान में इतनी गहराई तक चला गया कि उसे अपने आसपास का हल्का फुल्का शोर भी पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो गया। ड्रैगन गॉन गॉड किंग एपिसोड 5। ध्यान की उस गहराई में दक्ष का दिल दिमाग किसी शांत तालाब की तरह लग रहा था। फिलहाल वो उस तिलस्मी कलम की नोक पर साफ साफ दिखाई देती एक तिलस्मी गोली पर ध्यान लगाए हुए था। तभी अचानक दक्ष की आंखों के बीच हल्की लाल रोशनी की चमक दिखाई दी, जिसके तुरंत बाद तिलस्मी कलम की नोक भी हल्की लाल रोशनी के साथ टिमटिमाने लगी। इसी बीच वह तिलस्मी कलम दक्ष के हाथों से छूटकर व्हाइट बोर्ड पर अपने आप चलने लगी, मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने काबू में किए हुए हो। वह तिलस्मी कलम धीरे धीरे आगे पीछे होते हुए व्हाइट बोर्ड पर एक मृग के सींग जैसा दिखता आकार बनाने लगी, जो काफी खूबसूरत लग रहा था। कुछ ही पलों में जब वह आकार बनना रुका, तो उसमें से जादुई शक्तियां निकलने लगी, जिसे महसूस कर दक्ष के शांत चेहरे पर हल्की खुशी झलक पड़ी, क्योंकि उसने अभी अभी व्हाइट बोर्ड पर जो बनाया था, वो था धातु त्वचा समावेशन। दक्ष का वह धातु त्वचा समावेशन हर उत्पत्ति समावेशन के साथ कई स्ट्रोक्स और लाइंस से बना हुआ लग रहा था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने शांत दिल दिमाग से अपनी आत्मा का कितना बखूबी इस्तेमाल किया। आमतौर पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर जितने ज्यादा स्ट्रोक्स और लाइंस बनी होती थी, उतनी ही ज्यादा एक इंसान के उत्पत्ति समावेशन की गुणवत्ता और शक्ति बढ़ती थी। दक्ष ने धातु त्वचा समावेशन बना तो दिया, लेकिन वह अभी भी अधूरा था, क्योंकि भले ही यह समावेशन महज प्राइमरी लेवल का था, फिर भी इसमें 100 से भी ज्यादा स्ट्रोक्स मौजूद थे, जिन्हें सही तरीके से बनाने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती थी। अपने शांत चेहरे पर झलकती हल्की खुशी के बावजूद भी दक्ष नहीं रुका, बल्कि वो तो ध्यान में खोया हुआ किसी संत की तरह अपनी आत्मा का इस्तेमाल कर व्हाइट बोर्ड पर लगातार स्ट्रोक्स बनाता रहा। अगर देखा जाए तो कई कोशिशों के बाद भी पिछले साल दक्ष के शरीर में 8 शक्ति आवर्तन दिखाई नहीं दिए थे, जिस कारण से उसका सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ उत्पत्ति समावेशन की प्रैक्टिस करने में ही लग जाता था। इस तरह दक्ष की नींव दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। बेशक दक्ष खुद भी अपनी आत्मा को दूसरों की तुलना में ज्यादा मजबूत होते हुए महसूस कर पा रहा था, लेकिन शाही शौन दल के राजा माहेन की जोर आजमाइश के चलते उससे उसकी नियति छीनना सबसे ज्यादा भारी सिर्फ दिव्य ड्रैगन की मूल शक्ति पर ही पड़ा था। फिर भी इत्तेफाक से दक्ष की आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दरअसल उसकी आत्मा तब पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी,
क्योंकि उस दौरान वह नवजात बच्चा था, इसलिए उसकी आत्मा को उस दिन बचने का मौका मिल गया था। कुछ ही देर में दक्ष का ध्यान टूटा और उसके हाथ एकदम से रुक गए। उसने धीरे से नजरें झुका कर देखा तो पाया कि व्हाइट बोर्ड पर अब एक लाल रोशनी मंडराने लगी थी, जिसे ज्यादा दूरी होने पर भी हर कोई बड़ी आसानी से देख सकता था। उस लाल रोशनी के बीचों बीच व्हाइट बोर्ड पर धीरे धीरे एक बेहद ठोस और आकर्षक उत्पत्ति समावेशन बनता हुआ भी दिखाई दिया, जिससे न चाहते हुए भी दक्ष के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान तैर गई और वह राहत की सांस लेने लगा। तभी अचानक उसे अपने बगल से सुना, वाह क्या बात है, तुम्हारे बनाए गए सभी स्ट्रोक्स एकदम सटीक और असली लग रहे हैं। सही मायने में इसे ही धातु त्वचा समावेशन कहा जाएगा। दक्ष ने झट से उस अचानक आए आवाज की दिशा में अपनी नजरें घुमाई और देखा कि लेक्चरर उसके ठीक बगल में खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। एक पल पहले आई वो आवाज लेक्चरर की ही थी, जो आंखों में चमक लिए एकटक व्हाइट बोर्ड पर दक्ष के बनाए हुए धातु त्वचा समावेशन को ही घूर रहा था। इतने में लेक्चरर की ही तरह हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स भी दक्ष की ओर देखने लगे। जब उन सब ने व्हाइट बोर्ड पर बेहद ठोस और आकर्षक धातु त्वचा समावेशन बना देखा, तो उनकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। दरअसल अभी उन सब ने शुरुआत भी नहीं की थी, जबकि दक्ष ने तो पहले ही सबसे मुश्किल तीसरा धातु त्वचा समावेशन भी बना दिया था। इस वक्त लेक्चरर का मूड एकदम से बदल चुका था। उसने हल्की उदासी के साथ सभी स्टूडेंट्स की ओर नजर घुमाकर देखा और कहा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर तुम सब भी इससे कुछ सीख लो। जरा ध्यान से देखो, तुमने अभी शुरू भी नहीं किया और इसने सबसे मुश्किल धातु त्वचा समावेशन पूरा भी कर दिया। ये सुनकर स्टूडेंट्स नाराज होने की बजाय अंदर ही अंदर हंसने लगे, क्योंकि वह सब भी अच्छे से जानते थे कि दक्ष उत्पत्ति समावेशन की ट्रेनिंग में उनसे कितना आगे था। फिर लेक्चरर यह कैसे उम्मीद कर सकता था कि वह भी कुछ ऐसा ही परिणाम लाकर दिखाए। फिलहाल यही बातें उन स्टूडेंट्स के मन में चल रही थी। तभी किसी लड़के ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, लेक्चरर का ये कहना बिल्कुल गलत है। अरे हम कहाँ उत्पत्ति समावेशन की ट्रेनिंग में अपना ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं, हमारा सारा वक्त और ध्यान तो शक्ति आवर्तन खोलने में ही लग जाता है। जाहिर है कि राजकुमार जैसा ध्यान यहाँ पर हम में से कोई भी नहीं लगा पाएगा। अगर हम ऐसा करने भी लग गए तो ये घोड़े के आगे गाड़ी लगाने वाली बात हो जाएगी। ये हंसी काफी तीखी थी, जिससे पूरे टीचिंग हॉल में तुरंत ही सन्नाटा छा गया। उस शख्स को जानने की हड़बड़ी में हर कोई इधर उधर देखने लगा, ताकि वह ये पता लगा सके कि ऐसा कुछ कहने की हिम्मत आखिर हुई तो हुई किसकी। दक्ष भी अपनी पैनी नजरें घुमाकर स्टूडेंट्स की ओर देखने लगा। तभी उसे समझ आया कि आखिर ये आवाज किसकी थी। जिस तरफ अभी दक्ष की नजर पड़ी थी, वहां एक लंबा लड़का अपने चेहरे पर सती मुस्कान लिए खड़ा हुआ था, जिसके कपड़े काफी अच्छे और मनमर्जी बनाए हुए लग रहे थे। साथ ही उसके हाथों में उत्पत्ति समावेशन ब्रश भी था, जिसे वह अलसाए अंदाज में घुमाते हुए दक्ष का मजाक बना रहा था। टीचिंग हॉल में सभी स्टूडेंट्स ने जब उस लड़के की ओर देखा तो उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। बाद में उन सभी ने धीरे धीरे अपनी नजरें घुमा ली, क्योंकि उस लंबे लड़के से कुछ कहने की हिम्मत वहां मौजूद किसी में भी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह लंबा लड़का, जिसका नाम अमरान था, उसके पिता झोमार साम्राज्य में पश्चिमी इलाके के कार्यस्थान के उच्च अधिकारी थे। बेशक अमरान की हैसियत झोमार साम्राज्य के राजकुमार दक्ष के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन हर कोई अच्छे से जानता था कि अमरान को सबार रियासत के छोटे राजकुमार युवल का साथ मिल रहा था। दक्ष ने धीरे से अपनी उंगलियों को डेस्क पर थपथपाया और फिर अमरान को एक पल देखने के बाद नाराज होकर अपनी नजरें फेर ली। दरअसल दक्ष अच्छे से जानता था कि अमरान कितना बड़ा धोखेबाज और चालबाज इंसान है। अमरान के ऊपर से नजरें हटाते ही दक्ष ने मन ही मन सोचा, अब जब अमरान उस युवल के साथ मिला हुआ है, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसके पिता ने भी सबार रियासत के खेमे में अपनी किस्मत आजमाई हो। ये सोचते हुए दक्ष की आंखें कुछ हद तक गहरी हो गई। उसने एक बार अपने पिता मिथेश को ये कहते हुए सुना था कि सबार रियासत के साथ सोनारमंच साम्राज्य खड़ा था, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने कई साल लगातार पर्दे के पीछे रहकर ही महाअलंकृत राव दल के लिए मुश्किलें खड़ी की थी।
वो तो अगर दक्ष के पिता मिथेश को सोनारमन साम्राज्य का डर न होता तो वह कब का सबार रियासत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा चुके होते। वहीं अमरान की हंसी और भी बढ़ गई जब उसने देखा कि दक्ष ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़कर जैसे ही वो फिर से कुछ कहने को हुआ, दक्ष के बगल में खड़े लेक्चरर ने उसे सख्त अंदाज में घूर कर देखा, जिससे अमरान के पास अब अपना मुंह बंद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अमरान को डर था कि अगर उसे वॉलाइक यूनिवर्स एकेडमी से निकाल दिया गया तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ उसी का ही होगा। यही सोचकर वह तेजी से चलते हुए अपने डेस्क पर चुपचाप बैठ गया। इसके बाद टीचिंग हॉल का माहौल धीरे धीरे पहले जैसा शांत हो गया। लेक्चरर ने 3 उत्पत्ति समावेशन के बारे में विस्तार से बताना जारी रखा, जब तक कि उनकी टीचिंग का वक्त पूरा नहीं हो गया। अच्छा, अब मेरे जाने का समय हो गया है। आज बस इतना ही काफी रहेगा। कल से हम फिर शुरू करेंगे। लेक्चरर ने अपना सारा सामान उठाया और टीचिंग हॉल से बाहर चला गया। उसके टीचिंग हॉल से जाते ही सभी स्टूडेंट्स खुशी से शोर मचाने लगे। दूसरी ओर दक्ष अभी भी बिल्कुल शांत था। बेफिक्र होकर उसने अपने डेस्क की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। इतने में उसे एक प्यारी सी मीठी आवाज सुनाई दी, राजकुमार यश। दक्ष के लिए यह आवाज काफी पहचानी हुई थी। उसने झट से अपना सिर उठाया और देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की उसकी डेस्क के ठीक सामने खड़ी हुई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उस खूबसूरत लड़की ने एक लंबी चौड़ी गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जो उसके लिए थोड़ी बड़ी थी, फिर भी उसमें उसका सुडौल शरीर साफ दिखाई दे रहा था। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसके टीचिंग हॉल में आते ही वहां का हर एक स्टूडेंट अपना काम छोड़कर सारा ध्यान सिर्फ उसी पर ही टिकाए हुए था। दक्ष ने उस खूबसूरत लड़की को गौर से देखा, तभी अचानक उसके तजुर्बेदार चेहरे पर मुस्कान उभर आए और उसने पूछा, सोनिका, तुम यहाँ कैसे? दक्ष से नजरें मिलते ही वह खूबसूरत लड़की, जिसका नाम सोनिका था, उसके गाल हल्के हल्के लाल हो गए। अपनी शर्म छुपाने के लिए उसने तुरंत ही दूसरी ओर देखना सही समझा कि तभी उसे दक्ष का डेस्क दिखा, जो पूरी तरह गंदगी से भरा पड़ा था। ये देखकर उसे थोड़ा बुरा लगा और वह झट से अपने घुटनों के बल बैठ गई। इस बार दक्ष को बिना देखे उसने जवाब में कहा, राजकुमार यश, मैं तो बस यहाँ आपसे मिलने आई थी। देखिए, आपकी डेस्क कितनी गंदी हो गई है, इसे साफ करने में मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ये सुनकर दक्ष को हंसी आ गई, लेकिन उसने उस लड़की से मदद के लिए मना नहीं किया। वैसे भी उन दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा अलग था। दूसरी तरफ सोनिका को भी दक्ष की मदद करने में कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो मुस्कुराती हुई कुछ ही देर में डेस्क की सारी साफ सफाई भी कर चुकी थी। ये देखकर आसपास के ज्यादातर स्टूडेंट्स जलन के मारे लाल पड़ गए, लेकिन कोई भी दक्ष या सोनिका के आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सभी स्टूडेंट्स की जलन भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए दक्ष ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और कुछ सोचकर पूछा, अच्छा, ये बताओ, अब तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? क्या उनकी बीमारी ठीक हुई? सोनिका ने दक्ष का सवाल सुनकर अपना सुंदर चमकता चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया, क्योंकि डेस्क की साफ सफाई करते हुए उसके काले घने बाल बिखर गए थे। पहले अपने गोरे हाथ से सोनिका ने एक बिखरी हुई लट को पीछे किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब वे पूरी तरह से ठीक है। वैसे दादाजी मुझसे कहते हैं कि वे आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आपके पास समय हो तो। लेकिन हमारा घर थोड़ा ज्यादा ही बदसूरत है, मुझे डर है कि। सोनिका की झिझक देखकर दक्ष धीरे से मुस्कुराया और कहा, अच्छा ठीक है, मैं अगली छुट्टियों के दौरान ही तुम्हारे घर आऊंगा। दक्ष को इस तरह बेझिझक अंदाज में राजी होते देख सोनिका ने अपने नर्म गुलाबी होंठ काट लिए, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखें हल्की नम हो गई, जिस वजह से उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि दक्ष उसकी आंखों में आंसू देखे। आज भी सोनिका को वह दिन अच्छे से याद था, जब वह पहली बार दक्ष से मिली थी, लेकिन उससे मिलने से पहले उसके हालात बहुत ज्यादा मुश्किल और दर्द भरे थे।